हेलो बच्चों, आज हम आपकी नागरिक शास्त्र की किताब में इकाई 5 से पढ़ेंगे अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। तो देखो, पाठ को शुरू करने से पहले बाजार क्या होते हैं हम उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा कि बाजार क्या होता है, वहाँ पर हम क्यों जाते हैं, वो किस कार्य से संबंधित होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ। बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का व्यापार होता है। आम बाजार और ख़ास चीज़ों के बाजार, दोनों तरह के बाजार अस्तित्व में हैं। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं ताकि जो उन चीज़ों को खरीदना चाहे वह उन्हें आसानी से ढूंढ सके। बाजार जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय व विक्रय होता है उसे बाजार कहते हैं। सामान्यतः बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहां भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है। उदाहरण के लिए सर्राफा बाजार में सोने चांदी का क्रय विक्रय होता है, अनाज मंडी में खाद्यान्नों का क्रय विक्रय होता है तथा वस्त्र बाजार में वस्त्रों का क्रय विक्रय होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को खरीदने जाते हैं और जहाँ पर उस वस्तु के जो हैं विक्रेता होते हैं, यानी कि उस वस्तु को बेचने वाले होते हैं। तो जिस जगह पर वस्तुओं को खरीदा व बेचा जाता है उस जगह को कहते हैं बाजार। अब आप सभी लोग बाजार गए ही होंगे, बहुत तरह के बाजार आपने देखे होंगे। आप अकेले जाते होंगे या अपने माता पिता के साथ जाते होंगे। तो उन्हीं बाजारों के बारे में आज हम विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। अब हम हमारे अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफ़ी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट यानी कि बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेचे जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, यह खरीदार कौन है, यह बेचने वाले कौन हैं और सबके बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो हमारी रोज़मर्रा की, हमारी घरेलू उपयोग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे खाने पीने से संबंधित होती हैं, चाहे हमारे कपड़ों से संबंधित होती हैं, चाहे घर के सामान से संबंधित होती हैं। बहुत तरह के सामानों को हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं और इन सामान को ख़रीदने के लिए जो हम बाज़ारों में जाते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे पास की छोटी मोटी दुकानें होती हैं, या फिर साप्ताहिक बाजार होते हैं, या फिर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन बाज़ारों में सामान कहाँ से आता है, किस तरह से खरीदारों के पास सामान कहाँ से आता है, बेचने वालों के पास सामान कहाँ से आता है और इन लोगों के बीच में किस तरह की और क्या समस्याएं आती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। अब नीचे देखो, जैसे कि कुछ सामानों की फ़ोटो दिखाई गई है जिनमें घर के बर्तनों की फ़ोटो है, कैलकुलेटर की फ़ोटो है, ब्रश की फ़ोटो है, दवाई की फ़ोटो है, घड़ी की फ़ोटो है, फ़ोन की फ़ोटो है, तो बहुत एक मशीन की फ़ोटो है। बहुत सारी फ़ोटोएं दिखाई हैं जो कि हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके बाद इन्होंने नीचे एक और फ़ोटो दिखाई है
और इस फोटो में भी देखो अलग अलग तरह की कुछ सब्जी मंडी दिखाई है, कुछ किताबों की दुकान है, कुछ कपड़ों की दुकान है, कुछ शॉपिंग मॉल की दुकान है, कहीं पर कुछ खाने की चीज़ की दुकान है और बर्तन की दुकान है। इसके बाद यहाँ पर जो है दो ये वो बना रखे हैं जो सफ़ेद रंग के पुतले जैसे बना रखे जो कि इंसानों की तरह हैं। और इसमें लिखा है, एक पर लिखा है कि अब अ बेटर इज मेडिसिन फॉर नानी। इसके बाद लिखा है फोटोकॉपीज, स्केच पेन्स, गिफ्ट फॉर दिवाली कार्ड्स, चप्पल। यानी कि इन्होंने क्या करा हुआ है, एक लिस्ट बना रखी है। दूसरी जगह भी एक लिस्ट बनी है, 1 kg राइस, हाफ kg मसूर, हाफ kg शुगर, 100 ग्राम बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट, 1 डजन क्लॉथ पेजेस, 5 ml नायलॉन। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम बाजार जाते हैं तो एक अपनी लिस्ट बना के लेके चलते हैं, एक सूची बना के लेके चलते हैं ताकि कोई भी सामान हमारा खरीदने में ना रह जाए, हम भूल ना जाए। तो आप भी जब भी कभी बाजार जाते होंगे अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ, तो आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि जो हमें सामान लाना होता है हम उसकी पहले एक सूची बनाते हैं और फिर सामान लेने जाते हैं, और जिस जिस सामान को हम खरीदते जाते हैं उसको हम सूची से काटते रहते हैं और फिर बाकी सामान को खरीदते हैं। अब हम यहाँ पे बाजारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह अगली दुकानों पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वह तोल मोल करके भाव कम करवा सके। साप्ताहिक बाजारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। अब देखो यहाँ पर जो है दो तरह की दुकानों की बात हो रही है। एक तो है साप्ताहिक बाजार, जहाँ पर कि सामान सस्ती कीमतों पर मिलता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो है लोग जो सामान बेचते हैं वो अपने घरों में ही रखे हुए सामानों में से इकट्ठा करके फिर उसको बेचते हैं। साप्ताहिक बाजार में सामानों की एक ही चीज़ की बहुत सारी दुकान होती है, जिससे कि लोगों के पास एक सुविधा होती है कि यदि उन्हें एक जगह पर कोई सामान महंगा मिल रहा है तो वो किसी अन्य दुकान पर जाकर उसके बारे में पता करते हैं, जिससे कि यह भी संभव होता है कि उनको चीज़ वहाँ पर सस्ती मिल जाए। उसके बाद साप्ताहिक बाज़ारों में जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे वो घरेलू सामान हो
चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो किराने का सामान हो, चाहे वो कपड़े हो, सारी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध होती हैं, जिससे कि क्या होता है, लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में सामान लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वहाँ पर सारी वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ पक्की दुकानों के बारे में बात करी है, जो कि हम देखते हैं इस तरह की दुकानें होती हैं, सुबह खुलती हैं और दिन भर जो भी है अपना वो कार्य करती है, सामानों को बेचती है और फिर शाम को अपना सारा सामान समेटकर दुकान को बंद कर देती है। लेकिन ऐसी दुकानों पर खर्चा बहुत तरह का होता है, जैसे कि उनको अपनी दुकान का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, और दुकान पर यदि कोई कर्मचारी रखे होते हैं तो उन कर्मचारियों को उन्हें तनख्वाह भी देनी पड़ती है। अब यहाँ पर नीचे एक फोटो दिखाई गई है बाएं तरफ, जिसकी रिपोर्ट भी लिखी गई है। उसमें ऊपर लिखा है समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी। तो यहाँ पर कोई एक समीर है जो कि व्यापारी है रेडीमेड वस्त्रों के। रेडीमेड वस्त्र यानी कि जो कि सिले सिलाए कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के व्यापारी हैं। अब इनके बारे में कुछ बताया है यहाँ पे। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वह किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौक़ों पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। तो देखो, अब यहाँ पर बात हो रही है समीर की, जो कि रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। और यह क्या करता है, यह शहर जाकर जो बड़े कपड़ों के व्यापारी होते हैं उनसे बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा खरीद लेते हैं और फिर 6 जगहों पर लगने वाले साप्ताहिक बाजारों पे यह अलग अलग सप्ताह में अलग अलग साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं और फिर वहाँ पर अपने कपड़ों को बेचते हैं। अब समीर और उनके साथ कई और कपड़े के व्यापारी जो है कपड़े खरीदने के लिए शहर जाते हैं, वहाँ से कपड़ा लेकर आते हैं और ऐसे जाने के लिए ये क्या करते हैं, एक मिनी वैन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाते हैं और उसी में आते हैं। अब जो साप्ताहिक बाजार के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो इनसे कपड़े खरीदते हैं और जब भी कोई त्योहार होता है, जैसे कि दीपावली हो, पोंगल हो, तो ऐसे त्योहारों पर क्या होता है, इनका अच्छा व्यवसाय चल जाता है, यानी कि अच्छी बिक्री इन लोगों की हो जाती है। अब इस साप्ताहिक बाजार से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों के लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। इसका जवाब है, लोगों के साप्ताहिक बाजारों में जाने के 3 कारण। नंबर 1, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। नंबर 2, ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। नंबर 3, खरीदारों के पास यह भी अवसर होता है कि वो तोल मोल करके भाव कम कर सके। अब है दूसरा सवाल, इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? तो इसका जवाब है, साप्ताहिक बाजारों में प्रतिदिन खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। दुकानदार दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वह अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। बड़े व्यापारी को अपने स्थायी दुकानों से ही फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए वह साप्ताहिक बाजारों में नहीं दिखते हैं। अब अगला सवाल है, साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाता है? तो इसका उत्तर है, साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं।
जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वह अगली दुकानों पर वही सामान देख ले जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वह मोल तोल करके भाव कम करा सके। अब अगला सवाल है, एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? तो अब इसका जवाब है, जब ग्राहक किसी सामान को लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है और वो किसी सामान की कीमत पूछता है और जब दुकानदार द्वारा वस्तु की कीमत बतलाई जाती है, इसके बाद जब ग्राहक उस कीमत से संतुष्ट नहीं होता तो वह दुकानदार से मोल तोल करने लगता है और जिस कीमत पर दुकानदार और ग्राहक वस्तु को देने और लेने के लिए सहमत हो जाते हैं, वस्तु की कीमत वहीं पर निर्धारित हो जाती है। जिन वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निश्चित की जाती है तथा बड़ी बड़ी कंपनियों की कीमत एक निश्चित होती है, वहां पर वस्तुओं की कीमत का मोल तोल करना उचित नहीं होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, मोहल्ले की दुकानें। तो यहाँ पे देखो, अब मोहल्ले की दुकानों के बारे में बताया जा रहा है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकानों से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। अब देखो, यहाँ पर मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनके बारे में बात हो रही है, जो कि पक्की दुकानें हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये सुबह होते ही अपनी दुकान को खोल लेते हैं। दिन भर ये अपनी दुकान में मौजूद उपलब्ध चीज़ों को बेचते हैं और शाम या फिर रात होने पर अपनी दुकान को बंद कर देते हैं। अब इन दुकानों में जो है बहुत तरह की दुकानें होती हैं, जैसे कि दूध की डेयरी हो गई या फिर तेल मसालों के लिए जो दुकानें होती हैं, स्टेशनरी की दुकान हो गई जहाँ पर कि कागज कलम मिलते हैं, और दवाइयों की दुकानें भी इन्हीं में आती हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन दुकानों को तो स्थायी और पक्की दुकानें कहा जाता है, लेकिन इनके अलावा भी सड़क के किनारे या फिर फुटपाथ पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, जो कि सब्जियों की दुकानें होती हैं, फल की दुकानें होती हैं, जो कि कुछ गाड़ी ठेले पर आपने देखा होगा कुछ होते हैं, सब्जियों को ठेले पर बेचते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ मैकेनिक की दुकानें भी इस तरह से सड़कों के किनारों पर लगी होती हैं। अब यहाँ पर एक हमें रिपोर्ट दिखाई गई है, इसको हम पढ़ेंगे। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वह इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वह इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकियां रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टैल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में रुपए 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख
कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर सुजाता और कविता की बात हो रही है, जो कि अपने मोहल्ले की एक दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने के लिए गई हैं और वह इस दुकान में अक्सर जब भी उन लोगों को सामान लेना होता है तो वो वहाँ पर सामान लेने जाती हैं। लेकिन आज जो है इस दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो जो दुकान की मालकिन है उसने क्या करा है, अपने साथ 2 सहायक रखे हुए हैं जो कि उसकी मदद करे। अब इसके बाद जो है सुजाता ने अपनी जो सामान की सूची बनाई हुई थी वो दुकान की मालकिन को दी और दुकान की मालकिन जो है वो पर्ची में से, सूची में से सारा सामान देखकर तौलकर सामान को एक साथ रख रही थी। जितनी देर में वो सामान रख रही थी उतनी देर में दुकान में जो भी सामान रखा हुआ था, अलग अलग तरह का, अलग अलग रंग का, अलग अलग ब्रांड का, वो सुजाता और कविता का जो है मन लुभा रही थी। आप भी देखते होंगे जब आप दुकान में जाते होंगे तो जब हम अलग अलग तरह का बहुत सारा सामान देखते हैं तो उसे देखने में हमें बहुत अच्छा लगता है, वो सारा सामान जो है हमारा मन लुभाता है। तो वही कविता और सुजाता के साथ भी यहाँ पर हो रहा था। इसके बाद वहाँ पर जो है सारा सामान तौलने और बांधने में जो है वहाँ 20 मिनट लग गए थे। उसके बाद सुजाता ने अपनी नोटबुक दुकान की मालकिन को दी और उसने जो है उसमें 3000 रुपये लिखकर नोटबुक वापस कर दी। अब सुजाता और कविता जो उनका सामान था उसे एक थैले में भर कर वापस जाने लगे और ये जो 3000 रुपये का जो बिल था, जो संख्या थी, वो महीने के पहले हफ्ते में उसके परिवार द्वारा वापस कर दी जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें कुछ सवाल हैं जिसके कि हम जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? तो इसका जवाब है, सुजाता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान खरीदने पहुंची। दुकानदार सुजाता को जानने वाला था, जो सुजाता को उधार सामान भी दिया करता था और उस उधार सामान की कीमत सुजाता के नोटबुक पर लिख देता था। इसलिए सुजाता को दुकानदार से जब उधार सामान लेना होता है उसे अपने साथ नोटबुक लेकर जाना पड़ता था। यह तरीका काफ़ी उपयोगी है क्योंकि कभी किसी ग्राहक के पास पैसा ना होने पर भी उसे दुकानदार द्वारा सामान उपलब्ध करा दिया जाता है। इससे दुकानदार को भी फ़ायदा होता है कि ग्राहक जुड़ा रहता है और सारा सामान उसी से लेता है। इसमें कई बार दुकानदारों का पैसा डूब सकता है। दुकानदार भी ऐसे ग्राहकों को अधिक कीमत पर सामान उपलब्ध करवाता है। अब अगला सवाल है, आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? तो इसका जवाब है, हमारे मोहल्ले में कई तरह की दुकानें हैं जो कि निम्न है। नंबर 1 किराने की दुकान, नंबर 2 कपड़े की दुकान, नंबर 3 जनरल स्टोर, नंबर 4 मोबाइल की दुकान, नंबर 5 मिठाई की दुकान, नंबर 6 सोने चांदी ज्वेलरी की दुकान, नंबर 7 स्टेशनरी की दुकान। हम इन दुकानों से खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, पढ़ने लिखने के सामान एवं अन्य सामानों एवं सेवाओं को खरीदते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि आपके मोहल्ले या आपके आसपास जो है हर तरह की दुकानें जो हैं वो उपलब्ध होती हैं जिनसे कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदते हैं। अब अगला सवाल है, सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा क्यों होता है? अब देखो, इन्होंने कहा है कि कुछ छोटी मोटी दुकानें जो सड़क के किनारों पर होती हैं और जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, इन दोनों जगहों पर मिलने वाले सामान की अपेक्षा या तुलना में जो पक्की या स्थायी दुकानें होती हैं उनमें सामान महंगा क्यों मिलता है? तो इसका जवाब है, सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजार में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाला सामान महंगा होने के कारण। नंबर 1
पक्की दुकानों को कई तरह के खर्चे जैसे दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। नंबर 2, इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चे में जोड़नी होती है। नंबर 3, पक्की दुकानों पर स्थानीय उत्पाद कम और ब्रांडेड कंपनी के सामान अधिक मिलते हैं। स्थानीय उत्पाद वस्तुओं की अपेक्षा ब्रांडेड कंपनी की वस्तुएं महंगी होती हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वह होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। अब देखो यहाँ पर ये जो स्थायी और जो पड़ोस की मोहल्ले की जो दुकानें दुकानें होती हैं, इनका ये फ़ायदा बता रहे हैं कि उन दुकानों के लिए हमें किसी भी सप्ताह के एक दिन का इंतज़ार नहीं करना होता है। दूसरी बात, हमारे घर के ये पास में होती है तो हम कभी भी किसी भी समय यहाँ से जाकर सामान ले सकते हैं। इसके बाद क्योंकि यह जो दुकानें होती हैं हमारे घर के पास ही स्थित होती हैं, तो इसलिए दुकानदार और ग्राहक जो है एक दूसरे से परिचित होते हैं, जिसके कारण दुकानदार ग्राहकों को उधार पर भी सामान देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने आज सामान खरीदा है और आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उससे कल या परसों में पैसे देने के लिए भी बात कर सकते हैं और जिसके लिए दुकानदार तैयार हो जाता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि सुजाता और कविता सामान लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने सामान तो ले लिया था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। पैसे वो महीने के पहले हफ्ते में देते थे। अब यहाँ पर एक और कहानी के बारे में लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे। अंजल मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यह कांच की बनी लगती थी और वह इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। अब देखो यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि एक मॉल के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है अंजल मॉल। तो अब जो है कविता और सुजाता इस शॉपिंग मॉल में गए हैं और उन्हें यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर नीचे जो है आने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। वो इसमें लिफ्ट में ऊपर नीचे करके आनंद ले रही है। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है एक कांच से बना हुआ है और इसमें वे क्या कर रही हैं, जब भी ऊपर नीचे जा रही हैं तो उस कांच में से बाहर देखकर जो है नज़ारा देख रही हैं बाहर का। उन्हें यहाँ पर आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत सारी खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग की चीज़ें, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानें देखने को मिल रही हैं, जो कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने भी देखा होगा, आप किसी अगर शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो बहुत ही बड़ा होता है ये मॉल और इसके अंदर बहुत तरह की दुकानें होती हैं। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वह दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पे तीसरे माले पर जो है कविता और सुजाता घूमते हुए एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाती है, जहां पर कि उन्हें एक सुरक्षा कर्मचारी देखने को मिलता है। आपने भी देखा होगा शॉपिंग मॉल में जितनी भी दुकानें होती हैं उन सभी के बाहर एक सुरक्षा कर्मचारी होते हैं।
अब ये जो सुरक्षा कर्मचारी है सुजाता और कविता को इस तरह से देखता है कि मानो ऐसे लगता है कि वो उन्हें रोक रहा हो, लेकिन वो उन्हें रोकता नहीं है। अब जब सुजाता और कविता अंदर जाते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर एक कपड़ा दिखाई देता है जिस पर कि उनके मूल्य की, उनके कीमत की पर्ची लगी होती है और उस पर्ची पर मूल्य लिखा होता है 3000 रुपये। अब वो देखकर कविता और सुजाता जो है वो हैरान रह जाती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि साप्ताहिक बाजार में जो है कपड़ा जो मिलता है यह कीमत उस कपड़े के कीमत की 5 गुना अधिक है। उसके बाद सुजाता जो है कविता से फुसफुसाती है, यानी कि उसे धीरे आवाज में बोलती है कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले जाऊंगी जहां पर कि अच्छी किस्म का कपड़ा बहुत ही कम कीमत में या फिर ठीक कीमत पर तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या आप क्या सोचते हैं सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? तो इसका जवाब है, सुजाता और कविता अंजल मॉल में गई थी जो कि एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। इसमें से बाहर का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। इसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना अद्भुत लग रहा था। जब वह लोग रेडीमेड कपड़े की दुकान पर पहुंची तो सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें रोकना चाहा। इसका मुख्य कारण यह था कि वह दोनों मॉल में सामान लेने नहीं बल्कि घूमने के इरादे से गई थी और वह मॉल में स्थित विभिन्न दुकानों को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। इसलिए सुरक्षा कर्मी को इनके इरादों पर संदेह हो रहा था। हमें ऐसी दुकान के अंदर जाने से रोकने पर हम उन सुरक्षा कर्मी को मॉल में आने के उद्देश्य बतलाएंगे, अर्थात सामानों को खरीदने के बारे में बतलाएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। तो अब यहाँ पर हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में पढ़ा है। उसके बाद जो कुछ स्थायी और पक्की दुकानें होते हैं उनके बारे में पढ़ा। कुछ दुकानें जो कि सड़कों के किनारों पर लगी होती है, छोटी छोटी दुकानें, उनके बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। और दो कहानियों के बारे में पढ़ा हमने, जहाँ पर कि सुजाता और कविता पहले तो एक स्थायी और पक्की दुकान पर जाती है जहाँ पर कि उन्हें उधार पर सामान खरीदने की भी सुविधा मिलती है। इसके बाद दूसरी कहानी में हमने देखा कि सुजाता कविता एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर कि सुरक्षा कर्मचारी उनको इस नज़र से देखता है जैसे कि वह उन्हें दुकान के अंदर जाने से रोक रहा हो। और उन्होंने वहाँ पर देखा कि जो कपड़े हैं वो एक साप्ताहिक बाजार की अपेक्षा 5 गुना अधिक कीमत पर मिल रहा था। अब आगे हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल होता क्या है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से हमें चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इस शीर्षक और इस विषय के बारे में हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। अभी हम हमारी कक्षा को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पढ़िए, दोहराइए और समझिए। तो मिलेंगे हम लोग हमारी अगली कक्षा में अगले विषय के साथ, जो कि है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। हेलो बच्चों, अब हम अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार को
पूरा करेंगे, जिसमें कि अब हम एक नए तरह के बाजार के बारे में जानने वाले हैं, वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। आपने देखा होगा ये जो बाजार होता है या फिर जो मॉल होता है, ये एक इमारत के रूप में होता है, बहुत बड़ी इमारत होती है। इसके अंदर बहुत तरह की और बहुत सारी दुकानें उपलब्ध होती हैं और सारी दुकानों के बाहर जो है एक सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जूते, कपड़े, घरेलू सामान की दुकानें, सभी तरह की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। तो देखो, इन्होंने कहा है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर मॉल होते हैं वो बहुमंजिला इमारत के रूप में होते हैं। इसके अंदर बहुत तरह की दुकानें होते हैं और बहुत सारी दुकानें होती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो सामान मिलता है वो अधिकतर ब्रांडेड सामान मिलता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित किया जाता है, और कुछ सामान ऐसे भी मिलते हैं जो कि बिना ब्रांड के होते हैं। लेकिन अधिकतर सामान जो है वो ब्रांडेड का होता है और कंपनी उन ब्रांडेड सामान के लिए विज्ञापन करती है, उस विज्ञापन पर खर्च करती है, तो इस वजह से जो है वो अपने सामान को अधिक मूल्य पर बेचती है। अब जो बिना ब्रांड के उत्पाद होते हैं उसकी तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ जो है वो केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं होती है, वही लोग इसको खरीद पाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? तो इसका जवाब है, लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल करना अपनी शख्सियत के खिलाफ मानते हैं। साथ ही साथ मॉल में कई दुकानों की कीमत निश्चित होती है। ऐसी स्थिति में लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं। साप्ताहिक बाजारों में ब्रांडेड कंपनी के सामान नहीं मिलते हैं जिसकी कीमत निश्चित होती है, बल्कि इन बाजारों में स्थानीय उत्पाद वाली भी वस्तुएं मिलती है जिसकी कीमत निश्चित नहीं होती। ऐसी स्थिति में लोग इन वस्तुओं के मोल तोल करते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें एक सवाल है, आपको क्या लगता है आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। इससे पहले यहाँ पर हम बाजारों की श्रृंखला को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन सवालों का जवाब देंगे। तो अब हम पढ़ते हैं बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। तो देखो, अब हमें यह बता रहे हैं कि बाजारों से या दुकानों से हम जो भी सामान लाते हैं वो सामान उनके पास कहाँ से आता है। तो वो जो सामान है कारखानों, खेतों जो है, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर उनका उत्पादन होता है।
लेकिन हम सीधे जाकर कारखानों से या खेतों से सामान को नहीं खरीदते हैं, हम इन दुकानों से ही सामान को खरीदते हैं। इसका एक कारण यह भी है क्योंकि जो कारखाने हैं या फिर जो खेत हैं जो कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वो हमें इस छोटी मात्रा में यानी कि 1 किलो या फिर वस्तु के कम मात्रा में हमें देने में वो भी रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए वो दुकानदारों को बेचते हैं और फिर हम जाकर दुकानदार से उस वस्तु को खरीदते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। वह लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो देखो, अब इन्होंने कहा है कि उत्पादक यानी कि जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उपभोक्ता जो कि वस्तुओं को खरीदते हैं, उनके बीच में होते हैं व्यापारी। अब उन्होंने कहा है कि पहले जो व्यापारी होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उनसे क्या होता है, थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या फिर बहुत बड़ी संख्या में सामान को खरीद लेते हैं। फिर जो थोक व्यापारी है वो आगे जो उनसे छोटे व्यापारी होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, उनको सामान बेचते हैं। जो जिन दुकानों से हम खरीदते हैं सामान, उनको बेचते हैं। और इन्हीं दुकानदारों को कहा जाता है जो कि अंतिम में जाकर उपभोक्ता तक सामान पहुंचाते हैं, उनको कहा जाता है खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी। तो खुदरा या फुटकर व्यापारी वही दुकानदार होता है जो हमारे पड़ोस की दुकान में होता है या फिर जो साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार होते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो सामान को बेचते हैं। तो इससे हमें पता चला, सबसे पहले होता है उत्पादक जो कि वस्तुओं का उत्पादन करता है। उसके बाद होते हैं थोक व्यापारी जो कि उत्पादक से बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं। और फिर आते हैं खुदरा या फिर फुटकर व्यापारी जो कि उपभोक्ता तक वस्तुओं को पहुंचाते हैं। और फिर आखिरी में हम लोग होते हैं उपभोक्ता जो हम वस्तुओं को खरीदते हैं। अब हम इस सवाल का जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। तो इसका जवाब है, हमारे मोहल्ले की दुकान में सामान थोक विक्रेताओं से आता है। उदाहरण स्वरूप, हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। थोक व्यापारी या विक्रेता अपना सामान वितरक या उत्पादक से काफी मात्रा में खरीदता है। थोक विक्रेता अपना सामान खुदरा विक्रेता को बेचते हैं। खुदरा विक्रेता ही मोहल्ले में सामान बेचते हैं जिसे उपभोक्ता खरीदते हैं। अब अगला सवाल है, थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? तो इसका जवाब है, बाजार में थोक व्यापारी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। थोक व्यापारी वितरक तथा उत्पादक से काफी मात्रा में वस्तु खरीदते हैं। उस वस्तु को थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को उपलब्ध कराते हैं। कई खुदरा व्यापारी के पास इतने अधिक पैसे नहीं होते कि वे वितरक तथा उत्पादक से काफी मात्रा में सामान खरीद सके। खुदरा व्यापारी ही उपभोक्ता तक सामान को उपलब्ध कराता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, हमें एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें कि कुछ जगहों के नाम लिखे हैं। एक है आजादपुर, फिर है दरियागंज, फिर है ओखला और एक है केशुपुर। अब इसके नीचे लिखा है, दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं। तो ये जो दिल्ली के 4 थोक बाजार है जहाँ पे कि थोक पर सामान मिलता है, लोग बड़े ही मात्रा में सामान खरीदते हैं। तो ये दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 थोक बाजार इसमें दिखाए गए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं।
हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वह अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का एक बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। तो देखो, अब यहाँ पर जो है बाजार की श्रृंखला के बारे में बात हो रही है कि हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहां पर कि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान को खरीदकर अपने अपने गोदामों में रख लेते हैं और फिर जो अन्य व्यापारी होते हैं या फिर जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो वहां पर जाकर उन बड़े व्यापारियों से अपनी क्षमता अनुसार सामान को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो बड़ा व्यापारी है वो क्या करता है, बहुत बड़े मात्रा में सामान को खरीदकर अपने गोदाम में रख लेता है। जैसे कि कोई प्लास्टिक का सामान हो, वो पहले कारखाने से खरीदता है और फिर अपने बड़े गोदाम में रख लेता है और फिर उससे जो छोटे व्यापारी होते हैं या फिर खुदरा व्यापारी होते हैं वो उससे खरीदकर उसको फिर उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। और जो हम उपभोक्ता होते हैं, जो जब हम सामान को खरीदते हैं तो हम इस बारे में सोचते भी नहीं है कि यह सामान हम तक पहुंच रहा है, लेकिन कहां कहां होकर पहुंच रहा है हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो इसी तरह की होती है बाजार श्रृंखला। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई गई है। आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी। आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जियां यहां आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के खरीदारी करने के बाद यह छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर आफताब के बारे में बताया जा रहा है जो कि शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। तो जिस मंडी में, जिस थोक बाजार में वो सब्जी खरीदता है, वहां पर क्या होता है, सुबह 3 बजे के आसपास जो है खेतों से ट्रक, मेटाडोर या फिर जो भी ट्रैक्टर की ट्रॉलियां होती हैं उनमें सब्जियां आने लगती हैं और फिर उनके लिए नीलामी लगती है और इस नीलामी में आफताब भी हिस्सा लेता है और फिर जो भी उसको सब्जी लेनी होती है, जितनी मात्रा में लेनी होती है, वो उनको खरीदता है। इसके बाद 3 बजे के आसपास तो ये लोग खरीदते हैं। फिर 6 बजे जो खुदरा व्यापारी होते हैं वो मंडी में जाकर इन लोगों से अपनी क्षमता के अनुसार या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन लोगों से सब्जियां खरीदते हैं और सब्जी खरीदकर 10 बजे के आसपास फिर वो अपने क्षेत्रों में जाकर उनके लिए दुकानें लगाते हैं। अब आगे है हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। यह बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर
दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। तो अब देखो, इन्होंने कहा है कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अलग अलग जगह पर तरह तरह के बाजार हैं जहां पर कि बहुत तरह की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। अब ये तो बाजार जाके वस्तुएं खरीदने और बेचने के बारे में हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ भी खरीदने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बाजार ही जाना पड़े। अब एक और सुविधा हमारे सामने आ गई है कि लोग फोन या इंटरनेट पर भी सामान का ऑर्डर देकर सामान को मंगा लेते हैं और फिर कुछ कंपनियों द्वारा जो है वो सामान हमारे घर तक पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी जो है कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपने सामान बेचने का काम करते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है और ये जरूरी नहीं है कि ये क्रिया जो खरीदने और बेचने की क्रिया है यह सिर्फ बाजारों में ही होती है। ये कई तरीकों से कई रूपों में चलती रहती है। ये तो बाजार के वह रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। यह उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। तो देखो, अब इन्होंने कहा है कि ये तो बाजार के वह रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बाजार ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है या फिर हम उनकी जानकारी नहीं रखते हैं। तो उनके बारे में है जैसे कि किसान। अब जैसे कि इन्होंने कहा है कि हमें ये तो पता है कि हाँ, किसानों से हम सामान खरीदते हैं, किसान से हम सब्जियों का या फिर वो बेचने का सामान काम करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसान जो है अपने खेतों के लिए खाद भी खरीदता है और उस खाद को खरीदने के लिए वो शहरों में खाद के कारखाने में जाता है और फिर वहाँ से माल मंगवाता है। इसी तरह इन्होंने कार के बारे में बात करी है कि कार के जितने भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग कारखानों में बनते हैं और फिर जाकर एक कार बनती है, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बेखबर होते हैं और हम जाकर अंतिम उत्पाद यानी कि कार को ही देखते हैं कार के शोरूम में जाकर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले ऊपर एक फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें कि लैपटॉप है और एक कार्ड दिखाया गया है। इसके साइड में लिखा है दाईं तरफ, शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वह अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ऑनलाइन खरीदारी यानी कि जो हम फ़ोन से इंटरनेट से सामान मंगवाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसका हम जो भुगतान करते हैं वो हम क्रेडिट कार्ड के द्वारा करते हैं। इसके बाद एक नीचे इन्होंने फ़ोटो दिखाई है, एक कारखाने में जोड़ी जा रही है कार। अब देखो यहाँ पर कार किस तरह से दिख रही है और उसके सभी जो पार्ट्स हैं उनको कैसे जोड़ा जा रहा है, लेकिन हम कार को ऐसी स्थिति में नहीं देखते। हम जब शोरूम में जाते हैं तो हमको पूरी एक बनी हुई अच्छी सी कार दिखती है। अब आगे हम पढ़ते हैं बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नज़र डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है।
इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों से महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने दोनों तरह के बाज़ारों की बात करी है। एक जो छोटी छोटी दुकानें हमारे आस पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में होती हैं, जिनका कि व्यवसाय का जो स्तर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वो बहुत ही कम पूंजी को लगाकर अपने व्यवसाय को चलाते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़े बाज़ारों जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए उनके बारे में बात करी है, जो कि अपने व्यवसाय के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करते हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो साप्ताहिक बाजार या फिर जो हमारे आस पड़ोस की दुकानें होती हैं, उनको शॉपिंग मॉल में जो दुकानें होती हैं उनकी अपेक्षा में कम लाभ होता है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, सस्ता सामान मिलने के बावजूद भी वो उस सामान को नहीं खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सामान खरीदना, हम किस तरह का सामान खरीदते हैं और कहाँ से हम खरीदते हैं, वो भी हमारे आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखो, एक हमें मॉल की फ़ोटो दिखाई गई है जिसमें कि कितनी भीड़ है, बहुत सारी दुकानें भी हैं और इसके नीचे लिखा है ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं। तो वो देखने से ही हमें लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर जो भी वस्तुएं मिलती होंगी वो ब्रांडेड और महंगी ही होती होंगी। इसके बाद बाएं तरफ यहाँ पर नीचे हमें एक फ़ोटो भी दिखाई गई है जिस पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन और इसके नीचे लिखा है सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, यानी कि उपभोग और उत्पादन जो है वो जिम्मेदारी से किया जाए। अब हमारा आखिरी का पैराग्राफ है, इसको हम पढ़ते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अभ्यास में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अब ये इसमें बता रहे हैं कि इस पूरे पाठ में हमने बाजारों के बारे में पढ़ा, बाजार की श्रृंखला के बारे में पढ़ा कि किस तरह बाजार की श्रृंखला होती है। पहले उत्पादन होता है, फिर उत्पादक जो है वो बड़े थोक व्यापारियों को सामान बेचते हैं, फिर वो थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को सामान बेचते हैं और खुदरा व्यापारी जो है हम उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस श्रृंखला से जो है हम लोगों को सारी चीज़ें हर जगह पर उपलब्ध हो जाती हैं। अब फिर इन्होंने कहा है कि बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। पर इन्होंने कहा है कि क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं, यानी कि जो भी श्रृंखला है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या सभी को समान अवसर मिलते हैं? अब ये हम जानेंगे आगे के अध्याय में, जिसका कि शीर्षक है एक कमीज की कहानी। अब यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है और अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला सवाल है, एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? इसका जवाब है, एक फेरी वाला दुकानदार से कई दृष्टि से भिन्न है। नंबर 1, फेरी वालों की कोई निश्चित या स्थायी दुकान नहीं होती है, वह घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं, जबकि दुकानदार की अपनी एक निश्चित दुकान होती है। नंबर 2, फेरी वाला अपने सामान को आवाज़ लगाकर बेचता है, जबकि दुकानदार को अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ नहीं लगानी पड़ती। नंबर 3, फेरी वाले के पास सामान बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजी भी कम लगती है। इसकी अपेक्षा दुकानदार के पास सामान अधिक होता है और पूंजी भी अधिक लगती है। नंबर 4,
फेरी वाला स्थानीय उत्पाद का सामान बेचता है, जबकि दुकानदार स्थानीय उत्पाद का सामान और ब्रांडेड दोनों तरह के सामान बेचता है। अब दूसरा सवाल है, निम्नलिखित तालिका के आधार पर एक साप्ताहिक बाजार और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तुलना करते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर एक तालिका दी हुई है और इस तालिका के आधार पर आपको क्या करना है, साप्ताहिक बाजार में किस तरह की वस्तु बेची जाती है और उसका मूल्य क्या होता है वो लिखना है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किस तरह की वस्तुएं बेची जाती हैं और उनका मूल्य लिखना है। तो इस तालिका में मैंने लिखा है, इसका उत्तर है, सबसे पहले है साप्ताहिक बाजार में मैंने लिखा है बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, उसमें है राशन, कपड़े, सब्जी, बर्तन आदि। फिर अब इन्होंने पूछा है कि वस्तुओं का मूल्य, तो इसमें वस्तुओं का मूल्य मैंने लिखा है सस्ती। फिर पूछा है विक्रेता, तो साप्ताहिक बाजार में विक्रेता जो होते हैं वो होते हैं छोटे व्यापारी। इसके बाद ग्राहक, गांव के लोग, आसपास रहने वाले लोग। अब हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखेंगे। तो बेची जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, ब्रांड वाले कपड़े, तैयार कपड़े, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा, जूते, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि। वस्तुओं का मूल्य महंगी। विक्रेता बड़े तथा धनी व्यापारी, ग्राहक धनी लोग। अब अगला सवाल है, स्पष्ट कीजिए कि बाजारों की श्रृंखला कैसे बनती है, इससे किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो इसका जवाब है, एक उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादक द्वारा वस्तुएं वितरक तथा थोक व्यापारियों को बेचा जाता है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान थोक विक्रेताओं को ना देकर वितरकों को देते हैं और वितरक के माध्यम से थोक विक्रेताओं के पास सामान पहुंचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को सामान बेचता है, खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को स्थानीय ग्राहकों को बेचते हैं। अब बाजार श्रृंखला द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। नंबर 1, उत्पादक के लिए सीधे रूप में ग्राहकों को सामान बेचना संभव नहीं होता, इसलिए बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। नंबर 2, छोटे व्यवसायी एवं खुदरा विक्रेता उत्पादक का सारा सामान खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें भी बाजार श्रृंखला की आवश्यकता होती है। नंबर 3, बाजार श्रृंखला के कारण ही उत्पादक से उपभोक्ता तक सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब है सवाल 4, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। क्या आपके विचार से महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में यह बात सत्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है। यह बात महंगे उत्पादों की दुकानों के बारे में भी सत्य है, परंतु महंगे उत्पाद प्रायः उच्च आय वाले ही खरीद पाते हैं। गरीब लोग महंगे उत्पादों की दुकानों के सामान को नहीं खरीद सकते, वह सिर्फ साप्ताहिक बाजारों, स्थानीय दुकानों तथा फेरी वालों से ही सामान खरीदते हैं। उदाहरण स्वरूप, उच्च आय वर्ग के लोग ब्रांडेड सामान शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग इसे खरीदने में असमर्थ होते हैं। अब है सवाल 5, बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना हो सकता है। उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, आज के वर्तमान युग में बाजार में जाए बिना भी खरीदना और बेचना संभव है। इसे उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई उपभोक्ता अपने घर की आवश्यकता के लिए कुछ सामान खरीदना चाहता है। उसके लिए वह सबसे पहले अपनी आवश्यक सामानों की सूची बनाएगा। इसके बाद वह नज़दीक के डिपार्टमेंटल स्टोर को फ़ोन अथवा ईमेल द्वारा सामान की सूची को नोट कराएगा और साथ ही साथ उसे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर और घर का पता भी बतलाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी उस पते पर सारे सामान को पहुंचा देगा और उपभोक्ता से सामान की कीमत वसूल कर वापस चला जाएगा। अब यहाँ पर सारे सवाल हो गए हैं। इसके बाद आखिरी में है शब्द संकलन। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है साप्ताहिक बाजार।
यह बाजार नियमित बाजार नहीं होते हैं, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती हैं, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि। तो देखो, इन्होंने साप्ताहिक बाजार के बारे में बताया है, जो कि पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं कि साप्ताहिक बाजार जो होते हैं वो नियमित बाजार नहीं होते हैं, यानी कि रोज नहीं लगे जाते। यह सप्ताह में 1 या 2 बार लगे जाते हैं और इन बाजारों में सभी तरह की वस्तुएं मिलती हैं, चाहे वो सब्जी हो, कपड़े हो, बर्तन हो या हमारे घरेलू कोई भी तरह का सामान यहाँ पर मिल सकता है। फिर है मॉल। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का एक स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और काफ़ी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। जो देखो, अब इन्होंने मॉल के बारे में बताया है कि जो मॉल है वो चारों ओर से दुकानदारों से घिरा हुआ एक स्थान होता है और एक बहुत बड़ी इमारत के रूप में होता है, जिसमें कि बहुत सारी मंजिलें होती हैं और कई तरह की दुकान, रेस्टोरें और बहुत सारे सिनेमा घर भी इसके अंदर होते हैं। इसके अलावा मॉल में जो दुकानें होती हैं उनमें अधिकतर ब्रांडेड चीज़ें ही मिलती हैं। अब है थोक। इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, के अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। तो इन्होंने देखो थोक का मतलब बताया है कि जो भी हमारे सामान, चाहे वो किसी भी तरह का सामान हो, हमारा घरेलू सामान हो, सब्जी हो, कपड़े हो, बर्तन हो, उसको जो खरीदने और बेचने की क्रिया जहाँ पर होती है या फिर ये जो कार्य होता है, इसको थोक कहा जाता है और इस विशेष कार्य के लिए थोक बाजार होते हैं। इसके बाद है बाजारों की श्रृंखला। यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती हैं, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं। तो देखो, बाजार का श्रृंखला का इन्होंने बताया है कि जब सामान एक जगह से होते हुए दूसरी जगह और दूसरी जगह से होते हुए तीसरी जगह पर और फिर आखिरी में अंतिम उपभोक्ता, यानी कि जिसके पास सामान पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचता हो, तो इस तरह के कार्य वो बाजार श्रृंखला द्वारा किए जाते हैं। अब बाजार श्रृंखला में सभी लोग वो एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़े होते हैं, क्योंकि उत्पाद को एक बाजार से दूसरे बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो जो सामान एक जगह से दूसरी जगह और फिर आखिरी में हम लोगों तक पहुंचता है, वो बाजारों की श्रृंखला द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो देखो, अभी तक जब भी आप बाजारों में सामान लेने के लिए जाते होंगे तो आप सीधे जाकर सामान लेते होंगे, पैसे देते होंगे और बस खत्म। लेकिन आज आपने जाना कि उस सामान के लिए हम कितनी सारी जगह खरीदने के लिए जा सकते हैं, कितने सारे तरह के बाजार होते हैं, बाजारों के कितने रूप होते हैं, इन बाजारों में सामान कहाँ से आता है और सामान को खरीदने या बेचने के लिए किस तरह बाजार की श्रृंखला का उपयोग होता है। तो देखो, ये पाठ एक बहुत ही मज़ेदार पाठ था, जो कि पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको भी अच्छा ही लगा होगा। तो आपको क्या करना है, इस पाठ को दोबारा से अच्छे से पूरा पढ़ना है। इसमें जो भी सवाल दिए हैं उसके आप जवाब लिखेंगे और जो कार्य दिए हैं उन कार्यों को पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो अध्याय है, हमारे आसपास की बाजार, पूरा होता है और अब हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।